लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या जो हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, तो फिर से हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट वी विल रिकॉल इट एंड इम्प्लीमेंट इन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो हमको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तीन तरह के आंसर आते हैं, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। नंबर वन, हाँ, पहला जो सॉल्यूशन का टाइप है वो कौन सा है? यूनिक सॉल्यूशन। नंबर टू, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी ना y की वैल्यू आएगी, ठीक। और नंबर थ्री, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इन्फिनिट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हो, दोनों मिला के भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? और इसके लिए हमने आपको सिंपल सा रूल ये बताया था कि आप इक्वेशंस जो हमको दिए हुए होंगे उसके कोफिशिएंट के रेशियो को देख करके बता सकते हैं कि ये इक्वेशन किस टाइप का है, इसका सॉल्यूशन किस टाइप का है ना? याद है? भूल गए? हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है इस तरह का, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। सेकंड इक्वेशन है तो a2x b2y इज इक्वल टू c2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। x और y दो वेरिएबल होते हैं, दो अननोन क्वांटिटी। अभी आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बनाए पूरे एक्सरसाइज 2 में, जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं दैट विल बी नोन एज एप्लीकेशन बेस्ड और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो उसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, दो बातें पूछी जाती हैं, दो सवाल रहते हैं, उसको एक को आप x मानते हो, एक को y मानते हो, और x और y की वैल्यू आप निकालते हैं। कभी ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि इक्वेशन तो बहुत सुंदर दिखता है लेकिन उसके आंसर नहीं आते, कभी आते हैं तो बहुत सारे आते जाते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते। इसलिए हमने तीन तरह के सॉल्यूशन के नाम रखे हैं, यूनिक और नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन, ठीक है। इनके ग्राफिकल नोटेशन भी आपने देखे, तीन तरह के ग्राफ बनते हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका कैसा बनता है ग्राफ? दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है सिंगल पॉइंट में, एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है और उसी पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट होता है वही क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी x और y की वैल्यू सॉल्यूशन कहलाता है। नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है? दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं, जब कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है? एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट हो जाते हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स, और उन्हीं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ आई बात? अच्छा, इसके लिए ना हम इक्वेशन को खाली देख के बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का आंसर कैसे आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नो सॉल्यूशन आएगा कि मेनी सॉल्यूशन आएगा। अगर आपका नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन आ गया तो हम उसको ऐसे सवाल को फिर सॉल्व नहीं करते, छोड़ देते हैं, क्योंकि नो सॉल्यूशन है तो आंसर कुछ निकलना ही नहीं है, तो उसको सॉल्व करके क्या फ़ायदा? समझ आया? और मेनी सॉल्यूशन है तो कितने सारे आंसर निकालोगे, उसके तो कोई हद ही नहीं, आंसर ही आंसर आता जाएगा। लाखों x की वैल्यू आएंगी, लाखों y की वैल्यू आएंगी, आप कौन सा निकालना पसंद करेंगे? आप कोई एक निकालेंगे तो हम बोलेंगे इसके तो दूसरे भी वैल्यूज हैं, है ना, वो कहाँ है? तो आप थक जाएंगे निकालते निकालते, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आए या मेनी सॉल्यूशन आया तो उसके कंक्लूजन को हमको नहीं डिटेल से एक्सप्लेन करना है, हम उसको वहीं पे कंक्लूड करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा? मेनी सॉल्यूशन, और वहीं छोड़ देंगे, टर्मिनेट कर देंगे उसको, ठीक। यानी सॉल्व सिर्फ किसको करना है? जिसमें एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू आएगी, यानी कैसा होगा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। तो हम पहचानेंगे कैसे इसको देख करके कब सॉल्यूशन यूनिक होगा, कब मेनी सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा? तो आंसर है इनके रेशियो को देख करके। x का कोफिशिएंट नंबर पहचान जाओगे, y का कोफिशिएंट पहचान जाओगे, कांस्टेंट नंबर पहचान जाओगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन से क्वेश्चन में दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। बन जाएगा? जो x के साथ होगा पहले इक्वेशन में वो a1 है, जो y के साथ है वो b1 है, और जो बिना x y के है वो c1 मान लिया जाएगा। सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ होगा उसको क्या ले लोगे? a2, y के साथ b2 और बिना x y वाला c2। लेकिन जब भी आप a1 b1 c1 या a2 b2 c2 लेंगे उनके साइन के साथ लेंगे। क्या समझे? जैसे कोई नंबर लिखा है -2y, यहाँ लिखा है -2y, तो b की वैल्यू क्या? 2 या -2? हाँ, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस आता है, कोई माइनस नहीं आता। हर जगह देख लीजिए, कोई कहीं पर माइनस साइन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में अगर कोई माइनस कोफिशिएंट दिखता है x और y के साथ, सो यू कैन टेक एज वेल विद साइन,
जैसा साइन है एज इट इज आप उसको लेंगे, A1 B1 C1 की वैल्यू। समझ में आई बात? प्लस है तो प्लस साइन के साथ, माइनस है तो माइनस साइन के साथ। क्लियर है यहाँ तक? और अब आपको इनका रेशियो निकालना है। जैसे ये दो इक्वेशन है, इसका हमने रेशियो निकाला A1/A2, A1 को A2 से डिवाइड करना है, x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। समझ आया? फिर आप b के कोफिशिएंट को b के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, B1/B2। अगर हमने ये देखा कि हमने A1/A2 किया और B1/B2 किया, इसका आंसर अलग आया, इसका आंसर अलग आया, दोनों आंसर सेम नहीं आए। क्या दोनों रेशियो सेम नहीं आए या दोनों आंसर का डिवीजन सेम नहीं आया, तो हम बोलेंगे उस इक्वेशन का आंसर कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। समझ आया? आया? अगर नो सॉल्यूशन आना होगा तो हम ये देखेंगे कि हम A1/A2 निकाले, ठीक, और B1/B2 निकाले। हमने देखा दोनों रेशियो बराबर आ गए। A1/A2 किए, कुछ आया आंसर, फिर B1/B2 किए, हम देखेंगे फिर से वही आंसर आ गया जो A1/A2 में आया था। तो दोनों कैसे हो गए भाई? A1/A2 एक नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर करोगे तो कुछ आंसर आएगा ना सॉल्व होके। ये नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर करोगे, सॉल्व होके कुछ आंसर आएगा। हम देखेंगे दोनों आंसर कैसा आ गया? इक्वल आ गया। अगर दोनों रेशियो इक्वल आते हैं तो फिर आप तीसरी चीज को चेक करोगे। जैसे यहाँ ये दोनों इक्वल नहीं आए थे तो हम ये तीसरी चीज को चेक ही नहीं करेंगे। A1/A2 देखा, B1/B2 देखा, यही बराबर नहीं आए, इनका रेशियो बराबर नहीं आया, तो फिर हम थर्ड पार्टी को चेक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यहीं पे फेल हो गया, बराबर नहीं हुआ। अगर A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो गए, तो फिर आप किसको चेक करेंगे? C1। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो C1/C2 चेक किए तो ये कैसा आ जाएगा? बराबर, या बराबर नहीं आएगा। दो चीजें हो सकती हैं भाई। ये दो रेशियो तो बराबर आ गए, जब ये बराबर आएंगे तो हम तीसरे पार्टी को चेक करेंगे, C1/C2 को, यहाँ से नंबर उठा के। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये इनके बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर बराबर नहीं हुआ C1/C2 तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ये चीज समझ आया? A1/A2 B1/B2 अगर बराबर आ गया तो किसको चेक करना है? C1/C2। अब C1/C2 दो काम कर सकता है, तो बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। जब बराबर नहीं होगा तो पक्का मान के चलिए ऐसे इक्वेशन का आंसर कैसा होता है? नो सॉल्यूशन। और अगर ये भी बराबर हो गया A1/A2 B1/B2 की जैसे, तो फिर सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? मेनी सॉल्यूशन। ये इसका शॉर्टकट है, हिंट है ये। समझ आया? रेशियो से पहचानना, कोफिशिएंट से। अच्छा, इनके ग्राफिकल नोटेशन हमने बनाए हैं। यूनिक सॉल्यूशन जब होता है, यानी ये कंडीशन जब फुलफिल होती है, ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा, दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो पैरेलल लाइन हो जाती है, और जब मेनी सॉल्यूशन होता है तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिल जाते हैं। तो इनका ग्राफिकल नोटेशन हो गया। आई बात समझ में? तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है? हिंट, कैसे पहचानना है। एंड दिस इज ग्राफिकल नोटेशन या ग्राफिकल एक्सप्रेशन, या क्या बोलेंगे? ठीक है, यही लिख लो, ग्राफिकल एक्सप्रेशन। हो गया? दिस इज सीरियल नंबर। आया समझ में? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तब हम लोग इसके बेस्ड एग्जाम्पल पर आते हैं और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से बनता है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 18 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस डू द फॉलोइंग इक्वेशन हैव। नीचे इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन डू दे हैव, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, क्या होंगे। फाइंड आउट किस टाइप के होंगे। टाइप पूछा है, सॉल्यूशन नहीं पूछा है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आप क्या करोगे? सॉल्व करना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, और आप सॉल्व करने लग जाओगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखा दोगे। एक पन्ने का आपका आंसर होगा और नंबर कितना मिलेगा? 0, क्योंकि आपसे वो पूछा ही नहीं है सॉल्यूशन। वो क्या पूछ रहा है? व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। समझ गए? और हमारा इक्वेशन है 3x + 5y = 12, और दूसरा है 4x + 2y = 5। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और हमसे पूछा जा रहा है किस टाइप का सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन नहीं पूछा है, सॉल्यूशन का टाइप पूछा है। ठीक है, तो टाइप निकालने के लिए क्या करना है हमको?
कोएफिशिएंट का रेशियो देखना है। क्या देखना है? कोएफिशिएंट आप पहचान रहे हैं? तो इसके लिए मैं यहाँ नोट करता हूँ, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको किससे कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है क्या मुझे? बोलिए कि है दिमाग में आपके, है ना? ओके, एक्स के साथ वाला पहले इक्वेशन में क्या बनेगा? बनेगा क्या वो? a1। y के साथ वाला b1, साइन देखते जाइएगा, और ये c1। नेक्स्ट वाला a2 b2 c2। ये कंपेयर करके आप निकाल लेंगे। उसके बाद हमको रेशियो निकालना है। अब रेशियो आप अलग अलग निकालोगे ना सबका। जैसे पहले हमने निकाला a1 अपॉन a2। a1 क्या चीज़ है? 3। b1 क्या चीज़ है? 4। क्या सॉरी a2, a1 अपॉन a2 क्या आ गया? 3/4। ये किसको निकाला हमने? a1 अपॉन a2। अब आप किसको चेक करोगे? b1 अपॉन b2। तो देखिए b1 कितना है? 5। b2 कितना है? 2। अब आप यहाँ देखेंगे क्या 3/4 और 5/2 एक बराबर होते हैं? अलग अलग है कि सेम चीज़ है? अलग अलग। जब ये दोनों बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं है, तो कंक्लूजन क्या निकला? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझ आया? 3/4 5/2 के बराबर नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है। और जब ये रेशियो बराबर नहीं होते तो किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा। आई बात समझ? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 19, फाइंड द सॉल्यूशन। तो हमसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है ना, अब टाइप नहीं पूछा है। अब क्या पूछा है? हाँ, फाइंड द सॉल्यूशन। इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और ये है 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। फर्स्ट सेकंड हो गया? ठीक है, ओके। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए। अब मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा बार बार, ये आपको हर बार नोट करना है खुद से। कंपेयर द इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। और कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू बताइए। a1 कितना दिखा? 5, b1 3, c1 12, फिर से a2 15, b2 9 एंड c2 15। ठीक है, अब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर हमारे पास हैं तो हम क्या कर सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं बारी बारी। उसने सॉल्व करने बोला है, चेक करने नहीं बोला है। इसमें चेक करने बोला था कि सॉल्यूशन किस टाइप का है ना। इसमें नहीं बोला है सॉल्यूशन किस टाइप का है। लेकिन एज ए ब्राइट स्टूडेंट आपको हर बार इक्वेशन को देख के पता चल जाना चाहिए कि हमको सॉल्व करना है कि नहीं। और सॉल्व सिर्फ किस कंडीशन में होता है? यूनिक। किस कंडीशन में? तो आपको हर बार चेक करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं। अगर यूनिक होगा तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो हम काहे के लिए टाइम पास करेंगे। इसलिए हम चेक कर रहे हैं। हमको बोला नहीं है चेक करो, लेकिन हम चेक करके बनाएंगे। आई बात समझ? और वैसे देख के आप बता सकते हैं। देखिए भला, इधर देखिए, 5/15 दिमाग में करिए। a1 अपॉन a2 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये कितना हो गया? 1/3। आया समझ? फिर से 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 1/3, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यूनिक वाला तो फेल हो गया, नहीं समझे? क्या सुन रहे हो इतनी देर से? यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन तो फेल हो गया। कब आता है यूनिक सॉल्यूशन? जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? बराबर 1/3 1/3 आ रहा है। तो बराबर हो गया। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर हो गया तो फिर आपको किसको देखना है? c1 अपॉन c2। तब हम फिर इसको चेक करेंगे। 12/15, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। 3 4 जा 3 5 जा, दिस इज 4/5। ये 1/3 1/3 4/5। तो कैसा आया? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नॉट इक्वल है तो
नो सॉल्यूशन। तो हम उस जब इसका आंसर आना ही नहीं है, नो सॉल्यूशन आना है, ग्राफ कैसा बनना है, पैरेलल लाइन, तो हम इसको सॉल्व क्यों करेंगे भैया, समझ आया? इसीलिए हम चेक करके बना रहे हैं, ठीक। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सबको चेक करना है रेशियो निकाल के। ये हो गया 5/15, कट के कितना होगा 1/3। फिर आप क्या निकालेंगे B1/B2, तो ये आपको दिखेगा 3/9, यानी ये भी कितना आ जाएगा 1/3। फिर आप निकालेंगे, ये दोनों बराबर आ गए। अगर बराबर नहीं आते तो यहीं पे हम कंक्लूड करके छोड़ देते कि यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर बोलता सॉल्व करने तो सॉल्व कर लेते, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आए तो फिर आप C1/C2 चेक करेंगे। C1/C2 क्या है 12/15, अब 3 से कटता है, 3 4 जा 3 5 जा, देखा तीनों। तो ये दोनों तो बराबर आ गए, दोनों का रेशियो, ये बराबर नहीं है, तो आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और आपको याद होना चाहिए कि ये कंडीशन किस चीज का है, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 20। इसमें भी हमसे बोला जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन दे दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप आंख मूंद के निकालना शुरू करेंगे या सबसे पहले चेक करेंगे? चेक करेंगे। अब मैं A1 A2 B1 B2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, आप मुझे डायरेक्ट बताएंगे या लिखना पसंद करेंगे वैल्यू पहले? डायरेक्ट बताओगे या वैल्यू पहले लिखोगे, A1 इतना, B1 इतना, C1 इतना, A2 इतना, B2 इतना, C2 इतना? बोलिए, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन? तो चलिए मैं अभी चेक कर रहा हूँ A1/A2। बोलिए A1 कितना है 15, A2 कितना है? ये दोनों कटते हैं, किससे कटेंगे 5 से, 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा, आया समझ? अब ये दोनों कटते हैं किससे, 3 से, 3 1 जा 3 4 जा, दिस इज आंसर। A1/A2 इक्वल टू 1/4। फिर आप B1/B2 चेक करेंगे। बोलिए B1 की वैल्यू क्या रखनी है, 3 की -3? यही तो मैं समझा रहा था कि साइन के साथ आपको A1 A2 B1 B2 कंसीडर करना है, साइन के साथ, और आप अभी अभी सुन के उसको भूल गए। हाँ जी, तो B1 कितना लेना है, 3 की -3, B2 कितना लेना है, माइनस माइनस कैंसल, कटेगा कितने से, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम आ गए। जब दोनों सेम होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अगले वाले को चेक करते हैं C1/C2। तो नेक्स्ट वाला चेक करिए, कटेगा ये, किससे कटेगा, 14 कटेबल आता है, ठीक, वेरी गुड। 14 1 जा 14 4 जा 56, ठीक है, कट गया। तो तीनों ही तो बराबर आ गए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों बराबर हो गए। ये किस चीज़ की निशानी थी, हाँ, देयरफॉर कंक्लूजन क्या हुआ, दिस इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस। तो निकालना पसंद करेंगे आप, बहुत सारे सॉल्यूशन है तो नहीं पसंद करेंगे ना, जाहिर सी बात है। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब हम लोग आते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ, और अगले टॉपिक की तरफ भी। हमारा टॉपिक है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहता है, जैसे A1x, A1 कोएफिशिएंट हो गया x का, B1y, B1 कोएफिशिएंट हो गया y का, A2x, A2 कोएफिशिएंट हो गया x का सेकंड इक्वेशन में, और B2y, B2 कोएफिशिएंट हो गया y का सेकंड इक्वेशन में। C1 C2 क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो वो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है ना। तो कोएफिशिएंट किसको बोला जाता है, जिसमें हाँ ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ था, x या y के साथ। तो अब आपको उस अननोन क्वांटिटी की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अननोन कोएफिशिएंट की, सॉरी नॉट वेरिएबल। तो वेरिएबल दो रहते हैं हमारे पास ना। देखिए हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। अब आप इसमें मुझे बताइए सबसे पहले, C1 C2 क्या चीज़ है, कांस्टेंट नंबर, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता।
लेकिन ये a1 है, b1 है, a2 है, b2, इसके साथ तो वेरिएबल है x y। तो वेरिएबल के साथ जो चीज है इसको क्या बोलेंगे हम? हाँ, ये क्या चीज है? हाँ, ये कोफिशिएंट है जो ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से ये a2 और b2 कोफिशिएंट है x या y के। अब आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे जिसमें दो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे इस तरह नंबर में, और किसी एक वेरिएबल के सामने वाला नंबर यानी कोफिशिएंट गायब रहेगा। उसको कुछ भी लिख देंगे, ABCDEFGKLMN कुछ भी, तो एक नंबर गायब कर देंगे, बाकी ये नंबर दिखेगा, ये नंबर दिखेगा, ये नंबर दिखेगा, ये गायब कर दिए। जरूरी नहीं यही, इसको गायब कर सकते थे, इसको गायब कर सकते थे, इसको गायब कर सकते थे। 4 ठो कोफिशिएंट है ना यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 4 में से कोई 3 दिया रहेगा कोई भी, और कोई एक गायब रहेगा। तो उस गायब कोफिशिएंट की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। समझ आया? आया नहीं आया? और ये इतना मजेदार सवाल है कि आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, और 100% आता है, डेफिनेटली एकदम। आई बात समझ में? इसलिए हम जो एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 21 और 22, ये बोर्ड ओरिएंटेड एग्जाम्पल होंगे। और इसके साथ साथ इस टॉपिक पर जो एक अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, समझ गए? हाँ, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और आगे भी अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो वो भी, ठीक है, एटलीस्ट इतना 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन रहता है, कोफिशिएंट गायब रहेगा, वो आपको निकालना रहेगा। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? तो ये आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आता ही है। समझ गए ना? आता ही है, डेफिनेट है, एकदम आएगा ही आएगा। इसलिए आपको इसको अच्छे से सीखना है। अच्छा, अब इसको बनाएंगे कैसे? तो आंसर है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग चेक कर रहे थे कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होता है। तो आपको अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलता था तो आप क्या बोलते थे? यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलता था तो क्या बोलते थे? नो सॉल्यूशन है। और अगर आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिलता था तो क्या बोलते थे? मेनी सॉल्यूशन है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है अगर आप इसके सवाल बनाना चाहते हैं तो। अब आपको क्वेश्चन ये बोलेगा कि देखो भैया, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जोड़ा है, 2 इक्वेशन है ना। इसका जो आंसर आने वाला है ना वो हम आपको बता देंगे। आंसर नहीं बताएंगे, आंसर किस टाइप का आएगा वो टाइप बता देंगे। जैसे हम आपको बताएंगे ये देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका आंसर ना यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। क्या? अब यूनिक सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू आएगी, है ना। तो आपको हमने हिंट दे दिया कि इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब एक कोफिशिएंट को हम गायब कर देंगे। 4 दिख रहा है ना कोफिशिएंट डब्बे जो बनाए हैं मैंने, 4 में से किसी एक को गायब कर देंगे, उसकी वैल्यू आपसे पूछेंगे। बताइए उसकी जगह क्या होना चाहिए कि इन दोनों इक्वेशन का आंसर कैसा हो जाए? यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। उस अननोन क्वांटिटी की जगह जो वेरिएबल हम रखेंगे कांस्टेंट या कोफिशिएंट कह लीजिए, उसकी जगह ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए कि पूरे सॉल्यूशन को जब हम सॉल्व करें, इक्वेशन को सॉल्व करें तो आंसर कैसा आ जाए? यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। अब वो जरूरी नहीं बार बार यूनिक बोलेगा, कभी बोलेगा नो सॉल्यूशन आ जाए, कभी बोलेगा मेनी सॉल्यूशन आ जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। आता है, मैंने पहले से आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप जब इसके PYQs करेंगे तो आप देखेंगे इसके क्वेश्चन हैं और आपको बनाने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूछे गए हैं 2018 में, 19 में, 20 में, तो आपको प्रैक्टिस भी करना है। ये उसका पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल पढ़िए क्या है? 21 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, देखा एक वैल्यू k है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। k की किस वैल्यू के लिए दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाए? यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। k की किस वैल्यू के लिए? यहाँ देखिए k कहाँ है, ये इसके सामने नंबर है 1, कुछ नहीं दिखता तो 1 होगा। यहाँ y के सामने उसने क्या रख दिया? k। अब k गायब कर दिया, मैंने वो बोल रहा था ना 4 कोफिशिएंट में से कोई एक को गायब कर देगा, 3 ठो दिखा देगा। तो ये दिखा दिया 1, ये दिखा दिया 3, ये दिखा दिया 2, ये गायब कर दिया, k लिख दिया, और बाकी थे तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि k की जगह ऐसा कौन सा नंबर हम रख दें कि जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाए? यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। समझ आया कि नहीं आया? तो k की जगह कौन सा नंबर रखना है? कोई दूसरा नंबर रखा गया गलती से तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। कोई एक ही नंबर ऐसा होगा जिसको रखने से क्या आता होगा? इसको सॉल्व करने के बाद यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्व नहीं करना है, खाली वो k की वैल्यू जानना चाहता है कि k की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए, जिससे कि अगर हम सॉल्व करते तो यूनिक सॉल्यूशन आता। अगर सॉल्व करते तो, सॉल्व नहीं करना है। समझे कि नहीं? हाँ, तो इसमें बहुत कदम फूंक फूंक के रखने होते हैं।
हमको लगता है इक्वेशन दिया है, हमको 3 ठो मेथड आता है, फट से लगा दीजिए, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सॉल्व करने बैठ गए और क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं, तो आप पूरा सॉल्व भी कर देंगे, आपको नंबर कोई नहीं मिलना। ठीक है, इसलिए ध्यान से सवाल समझिए, ध्यान से आंसर दीजिए, पूछ क्या रहा है, बताना क्या है। ठीक है, ठीक। तो उसने हिंट क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन कैसा होना है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, A1, हाँ, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो हम उसी के हिसाब से इसको निकालेंगे। आया समझ में ना? ठीक। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके क्या करना है, A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकाल लेना है। तो मैं फिर से एक बार लिखता हूं, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। और क्या क्या निकालना है आपको, A1 B1 C1 A2 B2 C2। चलिए बताइए A1 कितना दिख रहा है, 1, B1 माइनस के, साइन के साथ, याद रहेगा, के बस नहीं लिख लेना धोखे से भी, साइन के साथ, C1 2, हाँ जी, A2 3, B2 2, C2 -5, साइन के साथ, ये निकल गया। अब हमको क्वेश्चन बोला है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नोट करिए। ओके, दिस इज कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यही बोला ना, इसका आंसर कैसा आने वाला है दोनों इक्वेशन का, यूनिक। तो हमने बोला यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन तो ये होता है, और हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब है, इसमें रख देते हैं। समझ आया? बताइए A1 कितना है, A2 3, और नॉट इक्वल टू जो उसकी कंडीशन की निशानी है, B1 माइनस के और B2 2। हो गया यहाँ तक। अब ये साइन क्या है, नॉट इक्वल। अब हम आगे कैसे जाएंगे, तो आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन कोई भी हो हम उसको इक्वल मान के बना देंगे। जैसे अगर यहाँ इक्वल होता तो क्या करते आप, ये फ्रैक्शन और बीच में इक्वल है तो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा नॉट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस कितना, -3k। या रुकिए, हमको k निकालना है ना, k की वैल्यू, ठहर जाओ, लिख लिए, कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए हो तो भी ठीक, नहीं लिखे हो तो भी ठीक। देखो हमको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो हमको एक तरफ k रखना है, बाकी सब एक तरफ लाना है। तो हम चाहें तो यहीं से 2 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 2/3 बचेगा -k। तो k बनाने के लिए क्या करना है, माइनस को भी इधर बुला लेंगे, माइनस साइन भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं हम ना। ये -k का मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाय k। क्या समझे, -k का मतलब क्या होता है, ये k माइनस कैसे हो गया होगा, -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस बना होगा। तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, -1 मल्टीप्लाइड बाय k। तो -1 k के साथ मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3। तो ये माइनस साइन आ गया ना, इधर -3 हो गया। नहीं समझे, वैसे भी बना सकते हैं। देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3k। ठीक, अब हमको सिर्फ k चाहिए तो -3 कहाँ भेज दें। अब आप ये नहीं बोलना कि -3 जो है माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। 3k के साथ कैसा है, ये नहीं बोलोगे कि 3 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3k के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो ये -3 पूरा बुला लो, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू k। या यहीं से हम आंसर निकाल सकते थे डायरेक्ट, खाली 2 को इधर भेज देते, -1 को नीचे भेज देते, वही चीज़ आती। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, k नॉट इक्वल टू -2/3, ये निकला कंक्लूजन। फ्रैक्शन का माइनस साइन चाहे नीचे लगा हो, चाहे ऊपर लगा हो, चाहे बीच में लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्रैक्शन माइनस ही कहलाता है। कहने का मतलब माइनस साइन आप कहीं भी लगा सकते हो, न्यूमरेटर में भी लगा सकते हो, डिनोमिनेटर में भी, और सामने बीच में माइनस दोनों का रहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का। ठीक है, समझ आया? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक तो हम आंसर निकालते थे x = 2, y = 3, ऐसे आंसर आते थे। ये आंसर आया k नॉट इक्वल टू 2/3। इसका क्या मतलब है, आंसर तो ऐसा आता था ना जी, x = 3 आ गया, y = 4 आ गया, इस टाइप के आंसर आते थे इक्वल टू साइन के साथ। ये तो नॉट इक्वल आया, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ, नहीं समझ आया?
इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, k की जगह ऐसा कौन सा नंबर आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आंसर कैसा आए, यूनिक सॉल्यूशन आए। तो k की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आया, k नॉट इक्वल टू 2/3, नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो हम क्या बोलते, k की जगह क्या रख दें, अगर ये आता k इक्वल टू -2/3 आता इक्वल टू, तो मैं क्या बोलता, k की जगह क्या रख देना चाहिए, -2/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी एक x की वैल्यू आ जाएगी, एक y की वैल्यू आ जाएगी इसकी, समझ आया। लेकिन ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि k क्या नहीं हो सकता, -2/3, तो फिर क्या हो सकता है, सब कुछ इसके अलावा। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, कहाँ समझे, कहाँ समझे, क्या समझे। k नॉट इक्वल टू -2/3 का मतलब क्या है, k को -2/3 बस नहीं रख सकते आप, तो फिर क्या रख सकते हैं, सब कुछ, जो मर्जी वो रख लो, कोई भी नंबर रख लो k की जगह, कुछ भी नंबर रखोगे इसका आंसर कैसा आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यानी हर बार एक x की वैल्यू निकलेगी, एक y की वैल्यू निकलेगी, लेकिन अगर -2/3 रख दिए तो फिर आंसर यूनिक नहीं होगा। नहीं समझे, बोलिए, बोलो ना। देखो भाई k हमारा क्या है, अननोन, क्या है, तो k की जगह कोई नंबर आएगा ना, जब ये नंबर रखेंगे तब ना आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको एक x की वैल्यू मिलेगी, एक y की वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी, तो हम बोलेंगे इसका आंसर कैसा आया, यूनिक सॉल्यूशन आया है। तो k की जगह कोई नंबर रखने से सॉल्व होगा ये। तो अब सवाल आता है k की जगह कौन सा नंबर रखें, तो हमारा जवाब क्या है, कोई भी नंबर रख लीजिए, सिर्फ क्या नहीं रख सकते आप, हाँ ये साफ साफ बोलता है k कि मैं क्या नहीं हो सकता, -2/3 बस नहीं हो सकता। तो फिर क्वेश्चन आता है क्या हो सकते हो, तो इसका आंसर क्या है, दुनिया में और भी तो नंबर हैं, कितने सारे, बहुत सारे, इसको छोड़ के -2/3 नंबर को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कैठो नंबर बचे संसार में, सब तो बच गए इसके अलावा, तो वो सब रखे जा सकते हैं। कुछ भी नंबर आप यहाँ रख दोगे k की जगह, तो क्या बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, इसका आंसर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मीनिंग समझ आया, ठीक है। तब हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, लिखना कैसे है, देखिए फॉर k, ऐसे इसको 2-3 तरह से लिखते हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, k की हर वैल्यू के लिए, क्या समझे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k का मतलब क्या है, k की हर वैल्यू के लिए कुछ भी रख दीजिए, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा आने वाला है, यूनिक। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट k इक्वल टू -3/2। देखो पढ़ के समझ में आ रहा है, ये पढ़ के देखिए इसको, पढ़ के देखिए जल्दी से। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, k की हर वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू मतलब k क्या, कुछ भी, हर नंबर, तो k की हर वैल्यू के लिए, हर नंबर के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा आना है, यूनिक सॉल्यूशन आना है, एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ के, किसको छोड़ के, k इक्वल टू -2/3। अब यहाँ नॉट इक्वल है, यहाँ कहोगे इक्वल लगा दिए, तो ये हम अपने तरफ से बता रहे हैं ना कि k ये नहीं हो सकता, k इक्वल टू -2/3 बस नहीं रखना है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है मीनिंग, एक्सेप्ट k इक्वल टू -2/3, यानी k की वैल्यू -2/3 बस नहीं रखनी है आपको, बाकी कुछ भी रख लीजिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम, आया समझ में। तो ये नॉट इक्वल टू का मीनिंग समझ आया, मतलब इसके अलावा, इसको बस नहीं रखना है, इसके अलावा जो नंबर है हर नंबर के लिए यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जो इससे ज़्यादा मज़ेदार एग्जांपल है। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 22, सेम क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मार्क करके रखेंगे आप, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल, पिछले वर्षों में यही क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से रखनी है, और इसी से मिलता जुलता एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, उसको या इसको दो में से कोई एक पूछा जाता है, ठीक। चलिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताइए, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनिट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि k की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या बन जाए, इन्फिनिट सॉल्यूशन दे दे। इन्फिनिट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएं, तो k की जगह हमको कौन सा नंबर रखना चाहिए। अब यहाँ देखो k आया कहाँ कहाँ है, एक x का कोफिशिएंट, ये पूरा है डब्बा, x के साथ में जो भी नंबर रहेगा उसको x का कोफिशिएंट बोलेंगे हम, ठीक है।
तो इस डब्बे के अंदर जितनी चीजें हैं सब x का क्या कहलाएंगी? कोएफिशिएंट। ये पूरे ही x का कोएफिशिएंट, इसमें k आया। y का कोएफिशिएंट 3 है, देखो ये कांस्टेंट नंबर भी k आ गया, ये भी गायब है, यहाँ भी गायब है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट k है, y का कोएफिशिएंट भी k है, ये कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है। तो k कितनी जगह आया? 1 2 3 4। अब k की तो कोई एक ही वैल्यू होगी ना, समझे कि नहीं समझे? k की जगह कोई एक नंबर रखा जाएगा, वही नंबर यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि k की जगह कौन सा नंबर रख दें कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आंसर कैसा आए? इन्फिनिट सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो k की जगह क्या रखना चाहिए हमको? तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि इन्फिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? जब आपको कैसे पता चलता है किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन इन्फिनिट होने वाला है? कैसे? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही होता है ना। अगर ये हो गया तो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इन्फिनिट सॉल्यूशन, है ना जी। तो हमको इन्फिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन मालूम है कि जिस इक्वेशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाता है उसका सॉल्यूशन इन्फिनिट हो जाता है। अब हमको तो क्वेश्चन बोले ही दिया है इसका सॉल्यूशन कैसा होने वाला है? इन्फिनिट। तो इसका मतलब है इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो हम बराबर ले लेंगे क्योंकि उसने बोला है इन्फिनिट सॉल्यूशन है। समझ आया? तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके क्या निकाल लें? a1 बोलिए k-3, b1 बोलिए 3 और c1 बोलिए k। ठीक है, इसी तरह से a2 बताइए k, समझ रहे हो ना, b2 बताइए k और मुझे c2 बताइए 12। क्लियर? अब हम लिखेंगे कंडीशन फॉर किस चीज के लिए? इन्फिनिट सॉल्यूशन। हाँ, क्या कंडीशन होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन होती है। सब वैल्यूज को रख दीजिए। a1 की जगह क्या रखना है? k-3 डिवाइडेड बाय a2 k, b1 कितना है? 3 डिवाइडेड बाय b2 फिर से k इक्वल टू c1 कितना है? k और c2 कितना है? 12। ये तीन चीजें आई। ठीक है, देखते जाओ। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो इधर, k-3/k 3/k k/12 बराबर बराबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, p/q के फॉर्म में लिखा है और बीच बीच में इक्वल लगा है। मतलब इस चीज का वैल्यू और इस चीज का वैल्यू और इस चीज का वैल्यू कैसा होगा? सेम। अगर इसको डिवाइड करने में 100 आता होगा, मान लो एग्जांपल के तौर पे इसको डिवाइड करने में 100 आया, तो इसको डिवाइड करने में भी कितना आएगा? 100, क्योंकि बीच में बराबर लिखा है। 100 के बराबर होगा। और इसको डिवाइड करने में भी कितना आएगा? 100, क्योंकि बीच में बराबर लिखा है। ठीक है, या इसको डिवाइड करने में 5 आया तो इसका वैल्यू भी कितना होगा? 5, इसका वैल्यू भी 5। तीनों का वैल्यू सेम आएगा, तभी तीनों बराबर होंगे। ठीक है, अब इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तीनों में k है, तो हमको तीनों को पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा जब तक तीनों फुलफिल ना हो जाए। समझे? k की एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है। क्या समझे? एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, लेकिन आप हर वैल्यू को आंसर नहीं बोलेंगे, k की वैल्यू नहीं मानेंगे। हम k की वैल्यू उसी को मानेंगे जिसको k की जगह रखने पर इसका आंसर और इसका आंसर क्या आ जाए? एक जैसा आ जाए, उसी को k की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो आंसर है ये फ्रैक्शन है। दो फ्रैक्शन इक्वल कब होते हैं? जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या दो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो कोई भी दो लेके शुरू करिए बनाना। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ये अलग अलग केस बनाते हैं, देखते जाइए। केस वन में ये दो ले लें। हम क्या क्या ले सकते हैं जी? देखिए, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और एक बार नहीं समझे, हर एक को आपस में कंपेयर करना है। एक बार इन दोनों को कर लिए, फिर एक बार इनको कर लेंगे, फिर एक बार इसको कर लेंगे। समझ में आया? तो पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूं कंपेयर। k-3/k इज इक्वल टू 3/k हुआ। समझे? ये फ्रैक्शन बीच में इक्वल, तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये k इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा इन दोनों से, है ना।
तो k को यहाँ मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, k मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 3, और ये k 3 से मल्टीप्लाई होने चला गया 3k। आया समझ में ये चीज? आया? सही सही बताना जी। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा ये? k इंटू के k स्क्वायर माइनस k इंटू 3 3k इज इक्वल टू 3k। हो गया? हाँ अब देखिए ये k स्क्वायर है ये 3k है, यानी k का पावर 1 है, यहाँ k का पावर 2, यहाँ k का पावर 1, और यहाँ भी k का पावर 1, तो ये भी k का पावर 1, ये भी k का पावर 1, तो पावर 1 वाले साथ में सॉल्व होंगे। दोनों k हैं, ये भी k का पावर 1 है, ये भी k का पावर 1 है, तो दोनों साथ में सॉल्व होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको इसी तरफ ले आता हूँ या इसको उधर ले जाता हूँ, कहीं भी कैसे भी ले जा सकते हैं हम। समझ आया आपको? तो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव। मैं टारगेट क्या है? इसके पास लाना, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, साथ में सॉल्व होंगे। k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0। देखो समझ आया ये जब इक्वल के इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 0। जाग के देखना है ना, आराम से समझना है, ठीक है? तो बताना भी है, बोलना भी है मुंह से कि क्या आएगा। 3k इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा। वो स्टेटमेंट समझ आया? अब 3k साथ में सॉल्व हो जाएंगे, कर दीजिए सॉल्व। दोनों माइनस में है, माइनस माइनस तो कितना हो गया जी? 6k। साइन क्या आएगा उस पर? ये है लीनियर इक्वेशन इन टू सॉरी दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल का पावर कितना हो गया? 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। पढ़ा आपने क्वाड्रेटिक? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़े अभी? ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। इसमें अभी फिलहाल कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट 1, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट 6, और यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। आया समझ? इसमें तो बहुत आसान है k की वैल्यू निकालना। देखिए इसमें भी k है, इसमें भी k है, 2 टर्म है, ये बीच का माइनस टर्म बना रहा है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन है? k। इसमें भी, इसमें 2 ठो k है, इसमें 1 ठो k है, तो k कॉमन निकला, यहाँ 1 ठो k बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। समझ आया ये? आया ये? ठीक है। आप फिर से देखिए ये 2 ठो नंबर है, ऐसा इमेजिन करो, ये 1 नंबर है और ये डब्बा दूसरा नंबर है। डब्बे के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको दूसरा नंबर मानिए। ये 1 नंबर और ये पूरा मिला के दूसरा नंबर, दोनों नंबर के बीच में कौन सा साइन है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई मानते हैं हम, वैसे ही ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट के साथ जो होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। 2 चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, और आंसर क्या आ रहा है? 0। ऐसा कब हो सकता है कि हम 2 नंबर मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आ जाए? सोचिए सोचिए, ऐसे कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं कि जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर में 0 आ जाए? ऐसा कब कब हो सकता है? जब या तो ये नंबर 0 हो, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे नंबर से हो तो आंसर 0 आ जाएगा, या तो ये वाला नंबर 0 हो, तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हो सकता है ये नंबर 0 रहा हो, या हो सकता है ये नंबर 0 रहा हो सकता है ना। ये मान लो नंबर है 3 है और ये पूरा मिला के 0 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होगा? तो ये नंबर है, ये 0 है, तो जब एक नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ सकता है? 0। या ऐसा भी हो सकता था ये 0 रहा हो और ये नंबर रहा हो, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये है ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, दोनों। नहीं समझे? दोनों 0 हो सकते हैं, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। 3 कंडीशन हो सकती है। मेरी बात आप नहीं समझे शायद। मैं ये कह रहा हूँ 2 नंबर मल्टीप्लाई करना और आंसर 0 आएगा। तो ऐसा कब कब हो सकता है कि 2 चीज़ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे? तो आंसर है या तो ये नंबर 0 हो और किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, या तो ये नंबर 0 हो, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, या दोनों ही 0 हो। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है। नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, तो इसमें कितनी कंडीशन हो गई? 3 कंडीशन। 3 कंडीशन, या तो पहला नंबर 0 हो सकता है, या दूसरा नंबर 0 हो सकता है, या दोनों ही 0 हो सकते हैं, तभी ना मल्टीप्लाई 0 आएगा। तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक बार इसको 0 के इक्वल लिख देते हैं और एक बार इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये तो वैसे ही 0 के इक्वल दिख रहा है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और यहाँ देखिए 6 को उधर भेजेंगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो यहाँ से हमको k की 2 ठो वैल्यू मिल गई। कितनी? और 2 मिलनी ही है, क्योंकि k का मैक्सिमम पावर कितना था?
2, जितना पावर होता है मैक्सिमम उतने आंसर आते हैं वेरिएबल के। x का पावर अगर 3 हो जाए तो x की क्या ठो वैल्यू आएगी? 3 ठो। x का मैक्सिमम पावर अगर 4 हो जाए तो फिर x की क्या ठो वैल्यू आएगी? 4 ठो। और हमारे लीनियर इक्वेशन में x का पावर कितना होता है? 1, इसीलिए x की कितनी वैल्यू आती है? 1 ठो। समझ आया? तो k का पावर 2 है तो k की कितनी वैल्यू आनी थी? 2, वो 2 आ गई। समझे आप कि नहीं समझे? अभी हमने ये आंसर जो निकाला वो किसको कंपेयर करके निकाला? इन दोनों को। अब केस नंबर 2 में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। समझे? ये आंसर आ गया, ये हम बाद में फिर ट्रीट करेंगे आंसर लेना है कि नहीं लेना। k की उसी वैल्यू को लेंगे जो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या बना देगा? बराबर, क्योंकि बीच में बराबर लगा है। तो ये कंडीशन हर हाल में फुलफिल होनी चाहिए। जो भी k की वैल्यू इसको फुलफिल करा देगा वही k की वैल्यू माना जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे बाकी को। समझ आया? शुरू करें केस नंबर 2। केस नंबर 2 में किसको ले लें? ये दो ले लें या पहला और तीसरा ले लें? जल्दी बोलिए। अभी हमने पहला दूसरा लिया, अब आप दूसरा तीसरा लेंगे कि पहला तीसरा लेंगे? दूसरा तीसरा, ठीक है। 3/k इज इक्वल टू k/12, ठीक ठीक है। हाँ, दोनों फ्रैक्शन है, क्या होना है? बीच में इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 और k मल्टीप्लाइड बाय k, ये कितना हो गया? 36। और k इंटू k क्या होता है? k स्क्वायर। समझ आया? अब k स्क्वायर है, एक नंबर है तो स्क्वायर इधर भेजिए। जैसे ही स्क्वायर इधर आएगा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट कोई बताना पसंद करोगे? क्या? 6। अरे भैया, ये 36 को क्या लिख सकते हो? जोड़ा बन गया रूट के बाहर। तो k की वैल्यू क्या आएगी? पक्का 6 आएगी। और कोई कुछ बताना चाहेगा साथ में सप्लीमेंट्री? है? मुझे नहीं लगता 6 आएगा। अब आप लोग बताइए। आप गलत जवाब दे रहे हैं, 6 नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? है? ये आपने बार बार सॉल्व किया है रूट 36, क्लास 8 में भी सॉल्व किया है, 9th में भी सॉल्व किया है, 10th में भी बनाए होंगे। कितना आता था आंसर? तो ठीक दिख रहा है ना, 6 इंटू 6 36 होता है। तो ये पेयर कंप्लीट होता है, रूट के बाहर आ जाता है, तो 6 आंसर आ गया। लेकिन ये गलत है। पूछिए कैसे? हाँ, अब यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से, ठीक है। एक जैसे 36 एक नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है। कौन से नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से 36 आता है? जिस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और 36 आ जाएगा वही नंबर 36 का स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो कौन सा नंबर है? 6 ना। तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 36 आता है, यानी 6 का स्क्वायर। तो क्या -6 को -6 से मल्टीप्लाई करने से 36 नहीं आएगा? यानी -6 का स्क्वायर भी 36 देता है, तो 36 का स्क्वायर रूट -6 भी होगा। क्या समझे? दो नंबर ऐसे हैं संसार में जिसको स्क्वायर करने से 36 आता है। एक है 6 इंटू 6 और एक है -6 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस। तो ये भी 36 देते हैं। तो जब 36 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो एक नंबर थोड़ी ना निकलेगा, दोनों नंबर होंगे। हाँ, तो अब यहाँ से नियम समझिए, रूट से बाहर जब भी कोई नंबर निकलता है प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, क्योंकि दोनों नंबर का स्क्वायर 36 देता है। क्या समझे? क्या समझे? कुछ नहीं समझे। याद क्या रखना है आपको? जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, किस में निकलेगा? प्लस में भी निकलेगा, माइनस में भी निकलेगा। कभी वो एक साइन के साथ नहीं निकलता, दोनों साइन के साथ निकलता है। और ये उसका आर्गुमेंट है। आया समझ? -6 मल्टीप्लाइड बाय -6 भी 36 होता है, चेक कर लीजिए। यानी -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो जब 36 इधर आएगा रूट में तो फिर किस में बनेगा? 6 में भी आएगा और -6 में भी आएगा। ठीक बात हो गया? तो इसका आंसर क्या आया? +-6 का मतलब क्या? +6 भी आया, -6 भी आया। तो इसकी दो वैल्यू आई, k की वैल्यू +6 भी आई और k की वैल्यू -6 भी आई। और दो वैल्यू आनी ही थी। क्यों आनी थी? क्योंकि k का पावर क्या है यहाँ पे? 2। और मैं अभी आपको बता रहा था k का जितना पावर रहेगा k की उतनी वैल्यू आएगी। पावर 2 है तो k की क्या वैल्यू आनी है? 2 ठो, -6 और +6। ठीक है। अच्छा, केस 1 में देखिए, ये हमको ऑलरेडी मिल चुका था और केस 2 में भी ये हमको मिल गया। ये एक्स्ट्रा मिल गया, ये एक्स्ट्रा मिल गया। तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है। ये दो केस में आया। तीसरा केस भी हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि k की क्या वैल्यू आती है। केस नंबर 3
हाँ, किसको कंपेयर करना है अब? फर्स्ट और लास्ट। k माइनस 3 अपॉन k इज इक्वल टू क्या है ये अगला? k बाई 12। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। ये इसकी पूंछ लंबी होती जा रही है, क्यों हो रही है समझ में आ रहा है? ये हनुमान जी की पूंछ लंबी हो रही है, क्यों हो रही है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए बोलिए। आंसर एक ही स्टेप में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो लंबाई होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेशियो बराबर है और हमको तीनों को इक्विवेलेंट करके चेक करना पड़ेगा। इसलिए एक बार हमने इन दोनों को पकड़ा, फिर इन दोनों को पकड़ा, फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, हर एक को चेक करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले और तीसरे की बारी आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 इनसे मल्टीप्लाई होगा और k से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? करिए, 12 का अंदर मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाइड बाय k, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 36, k इंटू k स्क्वायर। हो गया। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो सीखा है आपने ना चैप्टर 1 में, कि नहीं सीखे हो? वो यहाँ काम आएगा। चलिए, तो मैं इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जा रहा हूँ और पहले मैं इसको 0 लिख लेता हूँ, दोनों उधर ले जा रहा हूँ। k स्क्वायर 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? -12, 36 माइनस में उधर जाके +36। ठीक है, अब मैं फिर से इसको घुमा के ऐसे लिखता हूँ, चलेगा? हाँ, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? यही वाला इक्वेशन है, देखो ये दिखा, क्वाड्रेटिक ही है ये। k का पावर 2, k का पावर 2, k का पावर 1 एंड हियर k का पावर 0, इसलिए वो 1 बन के गायब है। 36 इंटू 1। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। k का पावर 2, k का पावर 1 और अगले स्टेप में यहाँ क्या है? k का पावर 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 उसको 1 बना देता है। ठीक है, अब इसमें ये कांस्टेंट टर्म आ गया, नहीं तो बढ़िया, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं था, यहीं से k कॉमन लिए थे और तुरंत 2 आंसर निकाल लिए थे। अब आप यहाँ से k कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये भी है। जब तीसरा टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, तो फिर बीच वाले को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बनाते हैं। ठीक है, इसका तरीका ये है, ये k स्क्वायर के सामने क्या नंबर है जी? यहाँ 1 और ये लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 36। ये हो गया टारगेट। यहाँ जो नंबर है 1 k स्क्वायर के सामने और 36, 1 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो 36 हमारा टारगेट हो गया। क्या हो गया? टारगेट। अब आपको 2 नंबर सोचने हैं, ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा टारगेट आ जाए। व्हाट इज अवर टारगेट? 36। 2 नंबर आपको सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने में क्या आता हो? 36 आता हो। और वही 2 नंबर जो आप सोचोगे उसको प्लस करें या माइनस करें, 12 आना चाहिए, -12, माइनस प्लस छोड़िए, 12 आना चाहिए बस। तो सोचिए ऐसे कौन से 2 नंबर हैं? हाँ, 6 और 6। 6 जा मल्टीप्लाई करने में 36 आता है और 6 और 6 को प्लस करने से 12 आ जाता है। तो वो 2 नंबर कौन से हुए? 6 और 6। ठीक है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, इस साइन तक एज इट इज लिख लेना है, इसको आप नहीं बदल सकते अपने से। k स्क्वायर ये और ये साइन एज इट इज लिख लिए। अब वो 2 नंबर जो सोचे उसको हम लिखेंगे। पहला नंबर क्या है? k भी है तो साथ में k लिखते जाएंगे। 12 k है ना, तो ये भी 6k बनेगा। हो गया? हाँ, अब यहाँ का साइन हम डिसाइड करेंगे। देखिए, 6 और 6 को जोड़ने से 12 आना है कि माइनस करने से? जोड़ने से। एक माइनस साइन पहले लिखाया जा चुका है, तो यहाँ मुझे कौन सा साइन रखना चाहिए कि इसके साथ मिलकर के प्लस वाला एक्शन हो जाए? माइनस। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए कौन सा साइन लगना चाहिए? माइनस। और बाकी चीज़ें एज इट इज उतार दीजिए। हो गया ये? अब आप इसमें कॉमन देखोगे और इसमें कॉमन देखोगे। देखो इन दोनों में क्या चीज़ सेम दिख रहा है? k। तो यहाँ से हमने k निकाल लिया, एक k बचा और यहाँ 6 बचा, k निकल गया। समझे ये चीज़? आ रहा है? हाँ, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? 6। k के साथ 6 है, 36 में कहाँ 6 है? ये वाला 6, ये 6 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, ऐसे ही है। हाँ तो हाँ, 36 को क्या लिखना है? 6 इंटू 6। तो इसमें 2 to 6 है कि नहीं? 6 इंटू 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 2 to 6 है इसमें, एक 6 यहाँ है, 2 6 यहाँ है, 6 कॉमन निकाल लेते हैं। और यहाँ माइनस है, ये प्लस है, माइनस भी हम कॉमन निकालेंगे। क्या निकालना है? माइनस भी हम कॉमन निकालेंगे। तो 6 निकल गया तो यहाँ क्या बचा? k। और माइनस भी कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचेगा? तभी ना माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। आप यहाँ इसको 6 इंटू 6 लिखे थे, एक 6 ले लिए तो एक 6 बचा कि नहीं?
बचा। समझे? समझे ये कैसे लिखे? आ रहा है जी पीछे समझ में? हाँ। अब देखिए ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये डब्बा एक नंबर और ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये डब्बा एक नंबर, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा दूसरा टर्म है, और बीच का माइनस टर्म बना रहा है, तो एक टर्म दूसरा टर्म। दिखा? इस पूरे टर्म में k-6 है, इस पूरे टर्म में भी k-6 है, दोनों टर्म में क्या चीज सेम है? k-6 का डब्बा, वो डब्बा बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए। आया समझ? तो इस पूरे टर्म से k-6 चला गया तो क्या बचा? k, और इस पूरे टर्म से k-6 चला गया तो क्या बचा? 6। समझे कि नहीं? फिर से वही सवाल आ गया, इधर देखो, एक नंबर और दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। ऐसा कब हो सकता है? 3 कंडीशन होती है, या तो ये नंबर 0 हो, या तो ये नंबर 0 हो, या दोनों ही 0 हो, तभी ना आंसर 0 आएगा। दो में से कोई एक नंबर 0 हो या दोनों ही 0 हो, आंसर 0 आ सकता है। इसका मतलब है ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो जब आप इसको 0 को इक्वल करोगे तो आपको k की वैल्यू 6 मिल जाएगी, यहाँ से भी k की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो k की वैल्यू 6 यहाँ से भी मिली, यहाँ से भी मिली, यहाँ से भी मिली। ठीक है? अब k की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? अभी तक 0 आया, 6 आया और -6 आया। कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू। नहीं समझे? k की क्या वैल्यू निकली है? 3 तो निकली। कौन कौन सी? 0 +6 -6। तो तीनों में से कोई एक वैल्यू k की वैल्यू मानी जाएगी जो इस शर्त को पूरी करती हो। तो पहले हम 0 रख के चेक करेंगे। नहीं समझे? रखें 0, ये हम ओरल रख के कर रहे हैं ना। देखिए, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, बाकी छोड़ो, डिनोमिनेटर में k है ना, 0 रखिए, 0, यहाँ भी 0 रखेंगे। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, यहाँ 0 है। 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर नॉट डिफाइंड, इसका आंसर नॉट डिफाइंड। क्या नॉट डिफाइंड 0 के बराबर होता है? नहीं होता। तो 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को। नहीं समझे आप? ये चीज़ समझ रहे हैं? जैसे यहाँ कोई नंबर है, मान लो 4 डिवाइडेड बाय 0 कर दिए, और इसी चीज़ को मैं ये बोल रहा हूँ 0 डिवाइडेड बाय 4 कर दिए, ये और ये। समझिए, किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। देखिए, 0 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 4 से। तो 4 का टेबल कै बार पढ़ूँ कि 0 आ जाए? 0 बार। तो 4 0 जा, 0 आया कि नहीं? तो हम बोलेंगे डिवाइड हो गया कि नहीं हुआ? ये हो गया। डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ जी? 4 0 जा, 0 आया ना, 0, तो डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? डिवाइड हो गया, तो हम बोलेंगे डिफाइन हो गया। ये क्या हो गया? डिफाइन। डिफाइन होना मतलब जो चीज़ आ जाए उसको बोलते हैं डिफाइन हो गया। वैल्यू अगर मिल गई तो डिफाइन हो गया बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, 4 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? पढ़िए 0 का टेबल, कै बार पढ़ें कि 4 आ जाए? 0 0 जा, 0 0 1 जा, 0 0 2 जा, 0 4 नहीं आ रहा, 0 100 जा, 0 0 1000 जा, 0 1 लाख जा, 0 1 करोड़ जा, 0 10 करोड़ जा। हाँ, यानी 0 मर जाए टेबल पढ़ते पढ़ते, कभी उसके टेबल में 4 नहीं आएगा। तो 0 को कै बार टेबल पढ़ना पड़ेगा? इन्फिनिट बार। कितनी बार? हाँ, तब जाके कहीं 4 आएगा। और इन्फिनिट को बोलते हैं नॉट डिफाइन, यानी 0 मर जाए टेबल पढ़ते पढ़ते 4 नहीं आना, तो ये चीज़ तो डिफाइन ही नहीं होनी कभी। नहीं समझे? तो ये चीज़ कभी डिफाइन नहीं होनी, नॉट डिफाइन। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो, k की वैल्यू क्या रखनी मुझे? 0 0, यहाँ नीचे k नहीं, ऊपर है, तो ऊपर 0 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 0, वो नीचे वाला देखो। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में जब 0 आएगा तो ये क्या आएंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं होता। इसलिए k सेटिस्फाई, ये 0 सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, 0 फेल हो गया। -6 रखिए, रखिए -6, यहाँ पे चेक करते हैं। -6 रखिए, -6 -3 डिवाइडेड बाय -6, 3 अपॉन -6, -6 अपॉन 12। देखिए क्या सब बराबर है? चेक करिए, -6 -3 कितना हुआ? -9 अपॉन 6। ये कट के -1/2 दिख रहा है, ये कट के -1/2, ये तो -1/2 -1/2 आ गया। इसको जरा चेक करें, माइनस माइनस कैंसिल, ये तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, अब उसको काटने की जरूरत भी नहीं है। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। वैसे काटोगे भी तो कितना आएगा? 3 3 जा, 3 2 जा, ये 3/2 है, ये 1/2 1/2, तो ये बराबर है क्या?
ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, समझे? तो -6 रखने से भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो फिर बचा कौन? +6, उसको देखिए। चेक, पुट k = 6 रखिए यहाँ पे। 6 - 3/6 दिख रहा है, जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ 6 रखना आपको। अगला क्या है? 3/6 और अगला 6/12। देखिए 6 में से 3 गया, 3/6, ये कट के 1/2, ये कट के 1/2 और ये भी कट के 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर आए। तो किसको रखने से बराबर आया? इस कंडीशन को k की किस वैल्यू ने सेटिस्फाई किया? 6 ने, इसलिए k की वैल्यू क्या ट्रीट की जाएगी? 6। अब अपना आंसर कैसे लिखेंगे? सिंस k = 0 and k = -6 not satisfied the condition, therefore k = 6 satisfied condition, k = 6 is value। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं। तो हमारा सवाल था k की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन इन्फिनिट सॉल्यूशन आएगा। तो किस वैल्यू के लिए आएगा इन्फिनिट सॉल्यूशन? 6। तो यहां लिखेंगे हम फॉर k = 6 द गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनिट सॉल्यूशंस। समझ गए? k = 6 के लिए इस इक्वेशन का आंसर कैसा आने वाला है? इन्फिनिट सॉल्यूशन आने वाला है। समझ में आया ये सवाल? ठीक, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपने ना।